ना प्रबल। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता, आपका होस्ट। आज आप सभी का स्वागत करता हूं डोनेट अ स्माइल फाउंडेशन परिवार की ओर से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम वेबिनार सीरीज का आयोजन कराते आ रहे हैं और आज भी हम आपके लिए एक वेबिनार लेके आए हैं जो कि आपके लिए काफी फ्रूटफुल होने वाला है। और जो हमने इसका टॉपिक चूज किया है वो काफी यूनिक है और काफी कम लोग जानते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो एंशियंट इंडिया से रिलेटेड है, एक्सीलेंसेस ऑफ एंशियंट इंडिया। इसमें हमारे साथ जुड़ेंगे भावेश तिवारी, पचोर, राजगढ़, मध्य प्रदेश से। और वो हमें आज इस बारे में बताएंगे, पूरी हिस्ट्री बताएंगे कि कैसे एंशियंट इंडिया में लोग जीते थे, कैसे उनके लॉस थे, क्या 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 परेशानियां उनको होती थी। ये सब चीजें आज भावेश तिवारी जी हमारे साथ डिस्कस करेंगे। और मैं उनके पास जाने से पहले उनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। भावेश तिवारी, he is a author and he is pursuing law, and he is a very good debater, international as well as national. And और अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप मैसेज बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हम आपके क्वेश्चन का शॉर्ट आउट करेंगे लास्ट के 15 मिनट में। और आप अपना कमेंट बॉक्स में आप अपने मैसेजेस ड्रॉप कर सकते हैं। तो हम वेबिनार स्टार्ट करते हैं आज का। ओवर टू यू भावेश जी। थैंक यू सो मच शुभम। बिना कोई टाइम वेस्ट करे सीधे चलते हैं हम हमारी आज की प्रेजेंटेशन पर। आज का हमारा टॉपिक है महान प्राचीन भारत की उत्कृष्टता, एक्सपीरियंसेस ऑफ ग्रेट एंशिएंट इंडिया। सबसे पहले मैंने ये टॉपिक क्यों चूज किया, इसका कारण ये है कि आज हमारे जो यूथ है उन्हें इस बारे में पता ही नहीं है कि हमारी जो पुरानी हिस्ट्री है वो कितनी रिच रही है। कहने का मतलब यह है कि हमारा प्राचीन भारत कितना महान था, इस बात का उन्हें अंदाजा ही नहीं है। तो इसी उद्देश्य के साथ कि सबको इस बात का पता होना चाहिए कि हमारी संस्कृति कहाँ से आई है और क्या क्या हमारे पास वो साइंटिफिक चीजें थी जिनको दबा दिया गया, छुपा दिया गया या बर्बाद कर दिया गया। तो उन्हीं सब को बताने के उद्देश्य से मैं आज आप सभी के सामने आया हूँ। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने पूरा प्रेजेंटेशन को कुछ टॉपिक्स में डिवाइड किया है, जिनमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एजुकेशन और कुछ मिसलेनियस चीजें रहेंगी। और साथ ही मैं आपके लिए 2 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं बायोलॉजी से। बायोलॉजी में सबसे पहले मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाना चाहूंगा डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का हमारी विष्णु पुराण के दशावतार से। अगर आपने डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ी है तो उसमें डार्विन ने ये बताया है कि ये जो पूरी जीवन काल है, जीवन शुरू हुआ था जल से। और अगर हम विष्णु पुराण उठाकर देखें जिसमें दशावतार का वर्णन है, यानी कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है, तो उसमें भी जो पहला अवतार है वो है मत्स्य अवतार, यानी कि मछली का। फिर डार्विन कहते हैं कि मछली के बाद हमारा जीवन शुरू हुआ एम्फीबियंस तक, यानी कि हम पानी में भी रह सकते थे और जमीन पे भी रह सकते थे। तो विष्णु अवतार, दूसरा जो विष्णु अवतार हुआ वो हुआ कुर्मा अवतार। उसके बाद आए मैमल्स, जो कि पानी में भी रह सकते थे, जल पे भी रह सकते थे और बीच के कीचड़ को भी भेज सकते थे। तो हमारे आए 12 अवतार। फिर उसके बाद इंसान, आधा इंसान बन चुका था लेकिन उसका आधा शरीर जानवरों का था। जैसे हमने कई पुरानी कथाओं में सुना होगा कि हाफ मैन एंड हाफ एनिमल। तो वहां हमारे आए नरसिंह अवतार, जिनको आपको पता होगा, जिनका आधा शरीर शेर का था और आधा शरीर इंसान का था। फिर उसके बाद आते हैं कि इंसान का शरीर पूरा बन चुका था, वो बहुत समझदार भी था लेकिन उसकी हाइट कम थी, बोना था, यानी ड्वार्फ था। तो वो हमारे आए वामन अवतार, जिन्होंने राजा बलि के सर पे पैर रख के उसको पाताल लोक भेज दिया था और वहां का राजा बनाया था। फिर उसके बाद हमारी जो लाइफ थी, मानव पूरा बन चुका था, शरीर पूरा बन चुका था, हष्ट पुष्ट हो चुका था, लेकिन वो गुफाओं में रहा करता था। देवर केवमेन्स, अपने हाथ में हमेशा अपने वेपन्स लेकर चलते थे और गुस्सैल रहते थे, सिविलाइज्ड नहीं थे। तो वहां आए हमारे परशुराम अवतार। फिर उसके बाद एक सिविलाइज्ड सोसाइटी शुरू हुई, जहां पर, जिनको हम होमोसेपियंस बोलते हैं, एक सिविलाइजेशन शुरू हुआ। और वो सिविलाइजेशन का नाम उस विष्णु पुराण में श्री राम अवतार। यहाँ पर डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन खत्म होती है और विष्णु पुराण में इसके आगे और अवतार है, जैसे कि श्री कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और श्री कल्कि अवतार, जो कि आने वाले समय में आएगा।
तो इसके माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से जो डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हम आज पढ़ रहे हैं, वो आज से कई सालों पहले विष्णु पुराण में उसका पूरी तरीके से वर्णन था। आगे चलते हैं। विष्णु पुराण के बाद अब बात करते हैं, जहां बायोलॉजी की बात आती है, कहीं ना कहीं हमें आयुर्वेद की बात करना जरूरी हो जाता है। आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, पंचभूत प्रिंसिपल, जिसका मतलब यह है कि हमारा जो शरीर है वो पांच भूत यानी पांच तत्वों से बना हुआ है। आकाश यानी कि ब्लैंक स्पेस, वायु यानी कि एयर, अग्नि यानी कि एनर्जी, जल यानी कि वाटर, एंड पृथ्वी यानी कि मैटर। इन पांचों तत्वों को मिलाकर हमारा शरीर बना है। और ऐसे ही त्रिदोष प्रिंसिपल है, जो कहता है कि तीन तरीके के दोष होते हैं: वात, पित्त और कफ। वात दोष तब होता है जब आकाश और वायु का तत्व मिसबैलेंस होता है। पित्त पित्त दोष तब होता है जब अग्नि और जल का मिसबैलेंस होता है। इसी के तरीके से कफ दोष तब होता है जब पृथ्वी और जल का मिसबैलेंस होता है। आयुर्वेद का सीधा सा प्रिंसिपल है कि यदि इन पांच तत्वों में से कोई सा तत्व मिसबैलेंस हो रहा है, तो उस तत्व को यदि सही कर दिया जाए तो मानव वापस से स्वस्थ बन जाएगा। ना कि आजकल के एलोपैथी की तरह आर्टिफिशियली कुछ देना। बस जो ऑलरेडी नेचुरल चीज है उसको ही वापस से लेवल में कर देना ही उद्देश्य आयुर्वेद का है, और इसी प्रिंसिपल पे वो काम करता है। आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ आपको सर्जरीज बताना चाहूंगा जो कि सुश्रुत संहिता, जो कि आज से 2700 साल पुरानी है कम से कम, उसमें वर्णन था। मैंने यहाँ पर सभी उसके चैप्टर्स यानी कि अध्याय और उसका जो वर्स है यानी कि उसके श्लोक, उसके सहित यहाँ पर बताया है कि किस तरीके से सुश्रुत संहिता में कई सारे तरीके की सर्जिकल टूल्स मेंशन थे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन सर्जिकल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था सर्जरी करने में। और इसी के साथ साथ वहां पर नोज सर्जरी से रिलेटेड भी पूरा प्रोसीजर बताई हुई थी 16वें अध्याय के 46वें और 41वें श्लोक के बीच में, जिसमें हमारे फोरहेड पे से स्किन ली जाती थी और उसको नाक पे लगाया जाता था। इसमें थोड़ा वक्त जरूर लगता था, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि आज जब हम ऑपरेशन करवाते हैं तो हमारे स्केर्स रह जाते हैं उस टाके के, उस स्टिचेस के। परंतु उस समय का विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका था, सुश्रुत संहिता इतनी अच्छी थी कि उसमें कुछ दिनों तक 1.5 से 2 महीने लगते थे, पर उसके बाद सब चीज नॉर्मल हो जाती थी। ना फोरहेड पे निशान दिखता था, ना नाक के ऊपर। इसी तरीके से सुश्रुत संहिता में ईयर लोब सर्जरी थी, कैटरेक्ट सर्जरी यानी कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन, इंटेस्टाइन सर्जरी, ट्रीटमेंट थ्रू लीचेस यानी कि जोक के थ्रू ट्रीटमेंट किया जाता था। जोक को पहले पवित्र किया जाता था और उसके थ्रू जैसे कि ट्यूमर, कैंसर, इन सब चीजों का इलाज किया जाता था। वहां पे जोक रख देते थे और जोक सारा ट्यूमर खींच लिया करती थी। और इसी तरीके से डिजाइन, हॉस्पिटल की डिजाइन बताई गई है चरक संहिता में। तो इसके माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से बायोलॉजी में भी हमारा जो सनातन है वो बहुत पहले से ही, एंशियंट भारत जो है वो बहुत पहले से ही बहुत आगे था। अब आगे बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की बात की जाती है तो सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा इलेक्ट्रिक सेल का। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये जिसको अगस्त ऋषि ने, महर्षि अगस्त ने अगस्त संहिता में जिसका वर्णन किया था। यहाँ पे मैंने उसके साथ इसका श्लोक भी रखा है। ये श्लोक के माध्यम से पता चलता है कि एक मिट्टी का घड़ा लो, उसमें सबसे नीचे कॉपर की प्लेट, फिर कॉपर सल्फेट, फिर उसमें गीला जो बुरादा रखना, फिर जिंक और मर्क्यूरी। इसी तरीके से उसमें करंट डेवलप होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक सेल हम आज देख रहे हैं, ये आज से कई सालों पहले अगस्त ऋषि ने अगस्त संहिता में बना चुके थे। और आगे चलते हैं तो एलोएज यानी कि दो से अधिक धातुओं को मिलाकर एक तीसरी धातु बनाना। इसका वर्णन छांदोग्य उपनिषद में 2600 साल से पुरानी जो है उसमें इसका वर्णन है। आज जो हम स्मेल्टिंग प्रोसेस करते हैं जिसमें मेटल्स को पिघलाया जाता है, ये सब प्रोसेस उस समय अवेलेबल थी और उस चीज का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में भी मिल जाएगा। केमिकल वेपन्स की बात करें तो महाभारत, रामायण, कौटिल्य अर्थशास्त्र आदि में इन सभी का वर्णन मिलता है। केमिकल वेपन, साथ ही ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र को भी कुछ थ्योरीज कहती है कि ब्रह्मास्त्र जो था वो एटम बॉम्ब की तरह हुआ करता था। और देखा जाए तो बियर एंड कॉकटेल्स यानी अल्कोहल, अल्कोहल बनाने की विधि भी यजुर्वेद और ऋग्वेद में दी गई थी। अब यहाँ पर कुछ लोग जरूर सोचेंगे कि शराब की बात है और वेद तो इतने पवित्र होते थे, परंतु बात ये है कि हमारे प्राचीन भारत में शराब को गलत नहीं माना जाता था, बल्कि उसको दवाई की तरह यूज किया जाता था। ऐसे कि यजुर्वेद में 84 अलग अलग तरीके की दारू बनाने का तरीका जरूर दिया है, लेकिन साथ ही में ये भी दिया है कि उसके साथ क्या खाना चाहिए, कितनी मात्रा में उसे लेना चाहिए,
किस समय पे लेना चाहिए और किस तरीके से लेना चाहिए, ताकि उसका जो असर है गलत असर ना करते हुए वो एक अच्छा असर करे शरीर के लिए। तो इस तरीके से शराब को शराब की तरह ना लेते हुए उसको दवाई की तरह लिया करते थे। ऐसे ही आप बात करेंगे गोल्ड। आप सभी को पता होगा कि जो प्राचीन भारत था उसमें सोने बहुत था, मतलब सोने के मुकुट हुआ करते थे, सोने के सिंहासन। लेकिन आज की तारीख में अगर हम देखा जाए तो जो हम सोना जो देखते हैं वो खदान से खोदा जाता है। और यदि हम खदान देखी जाए तो खदान बहुत ही ज्यादा गहरी, और मैं आपको फोटो दिखाना चाहूंगा। ये एक आज की गोल्ड माइन का एक फोटो है। आज इस तरीके से एक बड़ी सी खदान खोदी जाती है और उसमें से थोड़ा सा सोना मिलता है। परंतु हम जानते हैं कि प्राचीन भारत में बहुत सारा सोना हुआ करता था, लेकिन ऐसी एक भी खदान हमें नहीं देखने को मिलेगी। तो सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ तरीका उस समय अवेलेबल था जिससे हम सोना बनाया करते थे। और इस बात का जवाब हमें मिलेगा आयुर्वेद में। आयुर्वेद में मर्क्यूरी यानी कि पारा पारा और कुछ हर्ब्स को मिलाकर सोना बनाने की विधि भावेश दे रखी है। और उसको भावेश एक सॉरी टू पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर तक ले जाने पर। भावेश, यस, पीपीटी नहीं शो हो रही है। जस्ट मिनट, आई एम कंटिन्यूइंग इट। ओके ओके, अब नोट। दिख रही है? जस्ट अ मिनट। दिख रही है? या फाइन, कंटिन्यू। हाँ। ये एक आज की गोल्ड माइन का फोटो है जिसमें से इतनी बड़ी खदान खोदने के बाद थोड़ा सा सोना निकलता था। तो आयुर्वेद में मर्क्यूरी यानी कि पारा और हर्ब्स को मिलाकर सोना बनाने की विधि दी हुई है, और उसी विधि से पुराने जमाने में सोना बनाया जाता था। अब आगे चलते हैं केमिस्ट्री से आगे बढ़ते हुए कि कानून किस तरीके का हुआ करता था प्राचीन भारत में। सबसे पहले तो हम यदि कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, हमारा भारत का संविधान, उसका अनुच्छेद 14 यानी कि आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यानी कि कानून की नजर में सब बराबर है और सभी के लिए कानून बराबर है। यही कंसेप्ट हमारे प्राचीन भारत में धर्म के नाम पे था कि धर्म सब बराबर है और सब धर्म के सामने बराबर है। और ये जो धर्म है, ये रिलीजन यानी कि आज जो हम संप्रदाय देखते हैं उससे बिल्कुल अलग था। आज हम देखा जाए रिलीजन का, अगर आप हिंदी मीनिंग देखेंगे तो उसमें धर्म दिखाता है। पर सच्चाई ये है कि रिलीजन और धर्म बहुत अलग concept है। धर्म एक ड्यूटी है जो हर एक उस इंसान को करनी पड़ती है, बल्कि रिलीजन एक ग्रुप ऑफ सेक्ट ऑफ पीपल है जो उस पर्टिकुलर चीज को फॉलो करता है। अब जैसे कि धर्म में अलग अलग टाइप के होते हैं। मानव धर्म, इसको मनुस्मृति में भी डिफाइन किया है और भी कई जगह डिफाइन किया है। तो मानव धर्म बताता है कि एक मानव को क्या क्या चीजें करनी चाहिए और क्या क्या नहीं करनी चाहिए। और इसी तरीके से जैसे राजधर्म, कि राजा को क्या करना चाहिए, उसको अपनी प्रजा को खुश रखना चाहिए, अपनी प्रजा का पालन करना चाहिए। पितृधर्म की पितृ को क्या करना चाहिए, पुत्र धर्म की पुत्र को क्या करना चाहिए। इसी तरीके से हर चीज को धर्म के हिसाब से बांटा गया था, और एक इंसान एक से अधिक धर्म भी पालन कर सकता था। मान लीजिए एक कोई इंसान जो कि पिता भी है, किसी का पुत्र भी है और राजा भी है, तो ऐसे में वो राजधर्म, पितृधर्म और पुत्र धर्म तीनों को निभाएगा। इसी तरीके से अगर बात करें मेडिकल नेग्लिजेंस की, तो हमारे भारत में जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो कि 2005 का सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, उसमें मेडिकल नेग्लिजेंस से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस दी हुई थी। लेकिन सच्चाई यह है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में आज से करीब 250 साल पहले ये मेडिकल नेग्लिजेंस की, डॉक्टर्स की क्या क्या ड्यूटीज है, वो क्या क्या करें तो उनको सजा मिलनी चाहिए, किस किस टाइप की सजा मिलनी चाहिए, इस टाइप का सारा प्रावधान कौटिल्य अर्थशास्त्र में कम से कम 2200 साल पहले दिया हुआ था। अगर बात करें मिलावट की, हम देखते हैं आज कई सारी चीजों में मिलावट होती है, और उसका हम जो सजा है वो इंडियन पीनल कोड में दी हुई है। जबकि अर्थशास्त्र में वही कौटिल्य अर्थशास्त्र जो 2200 साल पहले लिखा गया था, उसमें उस एडल्ट्रेशन के लिए भी पेनल्टी दी गई थी जो कि 8 गुना थी। यदि आप किसी चीज में मिलावट करते हैं तो उसकी कीमत से 8 गुना ज्यादा आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। इस टाइप के कानून पहले मौजूद थे। अगर एनवायरमेंट से रिलेटेड बात करें, चूंकि मैंने एनवायरमेंट पर बुक लिखी है, तुम इस बारे में और अच्छे से बता पाऊंगा कि जो गो हत्या से रिलेटेड भी सजा महाभारत के इस वाले जो भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा, महाभारत में मेंशन की गई है कि किस तरीके से गो हत्या के लिए सजा दी जाती है और क्या सजा होती है। इसी तरीके से आज हम देखते हैं रिजर्व पार्क है, टाइगर रिजर्व्स वगैरह, सेंचुरीज हैं। लेकिन यही चीज अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने बहुत पहले डिफाइन करी थी, जहाँ पे रिजर्व पार्क्स भी हुआ करते थे जानवरों के,
उसमें बकायदा पोस्ट हुआ करती थी, जैसे डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट, सुपरिंटेंडेंट ऑफ कैटल, इस टाइप की पूरी पोस्ट हुआ करती थी। और वहां पर उन रिजर्व पार्क में किसी भी जानवर को मारना या परेशान करने के लिए भी सजा का पालन उसमें दिया गया था अर्थशास्त्र में। अगर एनवायरमेंट अवेयरनेस की बात की जाए तो आपको पता होगा कि हमारे प्राचीन भारत में लगभग हर एक प्लांट और एनिमल को किसी न किसी भगवान से जोड़ा गया है। चाहे वो चूहा हो जो गणेश जी से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो सांप हो जो कि भगवान शिव से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो गरुड़ हो जो भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ हो। इस तरीके से हर प्लांट और एनिमल को किसी न किसी भगवान से जोड़ा गया था, ताकि हम उसकी रक्षा भी करें, इज्जत भी करें और उसका सही तरीके से उपयोग भी करें। इसी तरीके से हमारा जो वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि ये पूरी वर्ल्ड जो है वो हमारी परिवार है। अब इसमें सिर्फ इंसान नहीं आते हैं, वासुदेव कुटुंबकम हर एक इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, पक्षी सभी पे लगता है। यानी कि ये जो पूरी धरती है ये पूरा हमारा परिवार है और हमें इसकी केयर करके चलना चाहिए, सिखाता है हमारा एंशियंट भारत। फिर हमें वेजिटेरियनिज्म यानी कि शाकाहारी के बारे में मनुस्मृति में भी मेंशन है कि मनुष्य को शाकाहारी क्यों होना चाहिए, क्या क्या उससे फायदे। हम देख ही रहे हैं कि आज कोरोना वायरस जो फैला हुआ है ये कहीं ना कहीं नॉन वेजिटेरियंस के कारण फैला हुआ है, क्योंकि ना ही वो मतलब ऑल्दो ये थ्योरी कंफर्म नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक डाउट है कि चमगादड़ खाया गया, वहां से कोरोना वायरस आया और वो आज पूरे पूरे विश्व को परेशान कर रहा है। तो यदि सब लोग वेजिटेरियन होते तो आज ये दिक्कत हमें देखने नहीं पड़ती, और यही चीज मनुस्मृति में आज से कई सालों पहले बोल दी गई थी। आगे चलते हैं, लॉ के बाद बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी की, यानी कि खगोल विद्या। खगोल विद्या में भी हमारा प्राचीन भारत बहुत आगे था। जैसे कि जहां पूरा संसार इस बात पे क्वेश्चन किया करता था कि क्या धरती सच में गोल है। आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले एक साइंटिस्ट की मौत हुई जो आज भी ये मानता था कि धरती गोल नहीं जबकि धरती फ्लैट है। तो आज भी ये चीज डिस्प्यूट्स कहीं ना कहीं बचे हैं, लेकिन हमारे शतपथ ब्रह्मांड में आज से कई सालों पहले जो आयन एज में लिखी गई थी उसमें धरती को भूगोल बोला गया है, यानी कि भू यानी धरती, गोल यानी कि स्फेरिकल। तो हमें तभी पता था कि धरती गोल है, ना कि कभी हम यहाँ प्राचीन भारत में कभी डिस्प्यूट्स ही नहीं रहे कि धरती गोल है या सीधी है। इसी तरीके से बिग बैंग थ्योरी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले सारी चीज एक छोटे से एटम में थी और एकदम से ब्लास्ट हुआ और पूरा ब्रह्मांड बना। ये बिग बैंग थ्योरी का क्रेडिट हम फॉरेनर्स को देते हैं, जबकि यही चीज ऋग्वेद में भी मेंशन्ड है दैट द वर्ल्ड स्टार्टेड विद एन एक्सप्लोजन। और इसी चीज को इंटर रिलेट किया जाए तो भगवान विष्णु की जब सोने का समय रहता है तब वो कह सकते हैं कि वो एक एटम के फॉर्म में होते हैं, और जब भगवान विष्णु जगते हैं और उनसे ब्रह्मा जी, शिव जी और पूरी पृथ्वी का पूरा ब्रह्मांड बनता है, तो वही होता है बिग बैंग थ्योरी, जब भगवान विष्णु अपने छोटे से रूप से बढ़ के यानी कि एटम से बढ़कर पूरा ब्रह्मांड रच देते हैं। फिर जैसे रिवोल्यूशन बाय सन, ये कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी ने सूर्य के साथ चलते हुए, सूर्य की गति से चलते हुए सूर्य से शिक्षा ली थी। अब इसको कई सारे वेस्टर्न लोग बोलते हैं कि सूर्य तो चलता नहीं है, सूर्य तो उसकी जगह स्थिर है, उल्टा धरती उसके आसपास घूमती, तो ये बात तो झूठ हुई। अब ये बात तो सच है कि हाँ सूर्य वही है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि सूर्य के आसपास जो सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं ये सब मिलके एक सौर मंडल बना रहा है, और ये सौर मंडल मिल्की वे गैलेक्सी के मिड पॉइंट के आसपास घूम रहा है। और ये जो पूरी मिल्की वे गैलेक्सी है ये भी ब्रह्मांड के किसी एक पॉइंट के आसपास घूम रही है। यानी कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो सूरज, धरती और मिल्की वे गैलेक्सी हर एक चीज अपनी जगह पर ठहरी हुई नहीं है, सब चल रही है और एक गुरुत्वाकर्षण से खींची हुई है। तो इस बात से ये पता चलता है कि हमें ये भी पता था कि सूर्य देव भी चलते हैं, सूर्य स्थिर नहीं है, सूर्य भी चलता है, और सूर्य देव से शिक्षा ली थी भगवान श्री हनुमान जी ने। आगे बात करते हैं, ये एक मेरा बहुत ही फेवरेट चीज है, ये हमारी हनुमान चालीसा में मेंशन है, ये चौपाई, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लिल्यताहि मधुर फल जानु। यानी कि जो भानु यानी कि सूर्य यहां से युग सहस्त्र योजन यानी कि एक युग इंटू सहस्त्र इंटू योजन इतना दूर है, उसको आपने एक मीठा फल समझ लिया। अब इसको कैलकुलेट करने का भी तरीका मैंने यहाँ पर बताया है। जो डिवाइन ईयर्स होते हैं, एक महायुग में 12,000 डिवाइन ईयर्स होते हैं हमारे प्राचीन भारत के हिसाब से। तो 12,000 सहस्त्र यानी कि 1,000 और योजन मतलब होता है करीबन 8 माइल। तो अगर 12,000 को 1,000 के साथ और 8 माइल्स से हम लोग अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर हमें जवाब मिलता है, जो जो दूरी मिलती है वही धरती से सूरज की दूरी है। और इसको अगर हम किलोमीटर्स में कन्वर्ट करें तो ये वही एग्जैक्ट फिगर होगा जो कि आज के साइंटिस्ट इस फिगर को देते हैं। और जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है उसका भी एक कारण है
कि धरती जो है वो सूरज के आसपास जो घूमती है उसका ऑर्बिट गोल नहीं है बल्कि ओवल है। यानी कि कुछ समय ऐसा आता है ठंड के समय जब धरती सूरज से ज्यादा दूर होती है, वहीं गर्मी के समय धरती सूरज के ज्यादा पास होती है। तो इसलिए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में कैलकुलेट करना उतना कंफर्म नहीं है कि आप कभी हो सकता है धरती ज्यादा पास है, कभी हो सकता है दूर है। तो इसलिए थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, फिर भी हमने बहुत सही उसकी दूरी बताई थी। अब एस्ट्रोनॉमी के बाद हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। अब गणित के विषय की बात की जाए और आर्यभट्ट का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे प्राचीन भारत ने कई सारी चीजें इस ब्रह्मांड को दी है, जैसे कि त्रिकोणमिति, शून्य, दशमलव, नीति नीति, जिसको हम आज ट्रिग्नोमेट्री, जीरो, डेसिमल और इन्फिनिटी के नाम से जानते हैं। और इसी के साथ दी थी हमने वैल्यू ऑफ पाई। चूंकि उसको पाए एक ग्रीक वर्ड है तो हम उसको पाए नहीं बोलते थे, लेकिन उसका इस्तेमाल आपको जरूर मिल जाएगा मानव शुल्ब सूत्र में, जो कि आज से 2700 साल पुरानी है कम से कम, और आर्यभट्ट गणित पद में इसका वैल्यू ऑफ पाई आपको मिल जाएगी, जो कि 3.14159 कैलकुलेट करके बता दी गई थी आज से कई समय पहले। और हम इसका क्रेडिट आज भी वैल्यू ऑफ पाई बाहर वालों को देते हैं। इसी तरीके से पाइथागोरस थ्योरम की मैं बात करना चाहूंगा। जैसे कि नाम बताता है पाइथागोरस, ये एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम इजाद करी। ये वो है जो हमें आज तक बताया गया। पर सच्चाई ये है, बोधायन शुल्ब सूत्र जो कि आज से 3700 साल पुराना है, बोधायन शुल्ब सूत्र जो आज से 2800 साल पुराना है, और आपस्तंभ शुल्ब सूत्र जो आज से 2500 साल पुराना है, उसमें इस पाइथागोरस थ्योरम की पूरी डेफिनेशन दी गई थी। आपके सामने वो श्लोक भी रखा है जिस श्लोक में ये बताते हैं कि किस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम काम करती है। तो असल में पाइथागोरस थ्योरम किसी पाइथागोरस ने नहीं दी थी, उससे कई समय पहले हमारे एंशियंट भारत में वो मौजूद थी। आगे बात करते हैं ये बात करते हैं कि हमने मतलब प्राचीन भारत ने सबको जीरो दिया है। यदि जीरो नहीं होता तो 10 जो हम आज देखते हैं 1 और 0, ये ऐसा नहीं दिख रहा होता जैसे कि रोमन लेटर में होता है, ऐसा होता। तो इसी बात है कि सबसे पहले हमारी संस्कृत भाषा में जो देवनागरी लिपि बनी उसकी गिनती बनी होगी, क्योंकि शून्य हमारा था। तो हमारा शून्य से यदि देखा जाए और कंपेयर किया जाए तो आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरीके से दूसरी भी कई सारी भाषाओं में जो न्यूमेरिकल सिस्टम है वो कहीं ना कहीं हमारे संस्कृत से ही लिया गया है। और खासकर 1, 2 और 3 और 0, इन चारों को अगर आप देखो तो ये ऑलमोस्ट सेम है हर दूसरी भाषा में। अब इसके आगे चलते मैथमेटिक्स से आगे चलते फिजिक्स पे। अब जब फिजिक्स की बात करी जाए तो सबसे पहले मैं आपको थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, जिसका हम लोग क्रेडिट देते हैं न्यूटन एप्पल को। हमने ये कहानी जरूर सुनी होगी कि न्यूटन अपने पेड़ के नीचे सो रहा था और उसके सर पे एक एप्पल आकर गिरा, और फिर उसको आइडिया आया कि अगर एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया, तो मतलब कुछ ग्रेविटी जैसी चीज है ये चीज, ये हमने बचपन से पढ़ी है। लेकिन गुरुत्व वर्ड महर्षि कणाद ने वैशेषिक सूत्र में आज से कई सालों पहले डिफाइन कर दी थी। गुरुत्व का मतलब ही ग्रेविटी होता है, कि जो धरती अपनी तरफ खींच के रखती है हम सभी को, वही गुरुत्व है, वही ग्रेविटी है। तो न्यूटन से एप्पल तो बहुत बाद में आया, महर्षि कणाद आज कई सालों पहले आ चुके थे और उन्होंने वैशेषिक सूत्र में इसका वर्णन किया। और इसी के साथ परमाणु और अणु, जिसको हम एटम और मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं, इसका भी वर्णन महर्षि कणाद ने आज से कई सालों पहले किया था। और आपको पता होगा कि ओशन टाइड्स जो होती है, मतलब समुद्र की जो लहरें होती है, उनका कनेक्शन होता है चंद्रमा से। चंद्रमा यदि पास आता है तो लहरें ऊंची उठने लग जाती है, चंद्रमा यदि दूर जाता है तो लहरें नीचे होने लग जाती है। ये इस बात का क्रेडिट हम एक फॉरेनर को देते हैं जिसका नाम है जोहानेस कैल्पर, जिसने 16वीं शताब्दी में इस चीज का वर्णन किया था। पर सच्चाई ये है कि हमारी वाल्मीकि रामायण जी में, विष्णु पुराण में, मत्स्य पुराण में भी इसका वर्णन दिया हुआ है कि किस तरीके से समुद्र की लहरें और चंद्रमा आपस में जुड़े हुए हैं, और किस तरीके से चंद्रमा समुद्र की लहरों को अपनी ओर खींचता है। यानी कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स है चंद्रमा की तरफ जो इस पानी को अपनी तरफ खींच रहा होता है। इसके आगे बात की जाए फिजिक्स के बाद, अब बात करते हैं एजुकेशन की, किस तरीके का हमारा पुराने समय में एजुकेशन और शिक्षा किस तरीके की हुआ करती थी। तो शिक्षा की सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा वो एंशिएंट यूनिवर्सिटीज की, जिनके बारे में हो सकता है आपने सुना हो। नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला, उदंतपुरी, विक्रमशिला, पुष्पगिरी, सोमपुरा इत्यादि। इसके अलावा भी कई सारी यूनिवर्सिटीज थी, मैं यहाँ पर बस 6 मेंशन कर पाया हूँ। तो ये वो यूनिवर्सिटीज थी जहाँ पे सिर्फ भारत के ही नहीं, भारतवर्ष के नहीं, बल्कि आसपास के कई देशों से बच्चे आया करते थे और पढ़ाई किया करते थे। इतनी इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे आज के बच्चे ऑक्सफोर्ड जाना चाहते हैं,
उसी तरीके से उस समय के बच्चे नालंदा तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज जो कि हमारे प्राचीन भारत में थी उसमें आना चाहते थे और उसमें आकर पढ़ाई किया करते थे। पर फिर इसके बाद क्या हुआ, मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगा जिससे ये पता चलेगा कि कैसा एजुकेशन सिस्टम हमारा पहले हुआ करता था। ये बात है मार्च 10 1826 की। थॉमस मुनरो नाम के एक गवर्नर थे मद्रास प्रेसिडेंसी के। उन्होंने एक सेंसस और सर्वे रिपोर्ट भेजी ब्रिटिशर्स को। ये सिर्फ मद्रास प्रेसिडेंसी की बात कर रहा हूँ। उसमें उन्होंने बताया कि सिर्फ मद्रास प्रेसिडेंसी में ही 12,500 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल है। यानी हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना ज्यादा था कि 12,500 स्कूल उस समय, यानी आज से कितने सालों पहले, सिर्फ मद्रास प्रेसिडेंसी यानी सिर्फ दक्षिण भारत में इतने स्कूल हुआ करते थे। और इसी के साथ साथ उसने बताया उस लेटर में कि किस तरीके से हर एक मंदिर में पाठशाला या गुरुकुल हुआ ही करते थे। मतलब सिर्फ मंदिर देव स्थल नहीं था, वो ज्ञान स्थल भी हुआ करता था, क्योंकि वहां पर हमें पढ़ाया जाता था, वो सब स्कूल थे। और सबसे मेन बात यह है कि उन सभी मंदिरों की जो फंडिंग होती वो वहीं के लोकल्स, वहीं के गांव वाले मिलके करते थे। कि राजा उसमें एक भी पैसा नहीं देता था। अब इस बात का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि यदि राजा एजुकेशन को सपोर्ट करने लग जाए, पैसा देने लग जाए, तो एजुकेशन फिर बायस्ड होने लगेगा। हम शिक्षा सिर्फ वही दे पाएंगे जो कि राजा को पसंद है, क्योंकि राजा उसमें पैसा दे रहा है। यही चीज हम आज भारत में, हमारे इंडिया में फेस कर रहे हैं कि किस तरीके से नेशनल लेवल पे जो एजुकेशन सिस्टम है, कहीं ना कहीं उसमें बायसनेस देखने को मिलती है, क्योंकि उसकी फंडिंग कहीं ना कहीं ऐसे जगह से ही आती है। तो इसलिए हमेशा से एजुकेशन को भारत में इंडिपेंडेंट रखा गया था। और हर एक मंदिर में लाइब्रेरीज हुआ करती थी, जिनको सरस्वती भंडार बोला करते थे। वहां पर कुछ स्कूलों में तो इवन अन्न प्रसाद की आज हम देखते हैं स्कूलों में सरकार प्रोवाइड करती है, ये सिस्टम भी उस समय हुआ करता था कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ खाना भी मिलता था, क्योंकि और पूरी फंडिंग जो होती थी वो लोकल्स देते थे। तो प्रॉपर सिस्टम बना हुआ था एजुकेशन का हर एक गांव में, हर एक मंदिर में। और यही चीज धर्मपाल की एक किताब है द ब्यूटीफुल ट्रूथ, उसमें भी यही चीज उन्होंने मेंशन करी कि किस तरीके से हमारे भारत का पुराना जो एजुकेशन सिस्टम था वो इतना अच्छा हुआ। फिर उसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि हमारा जो लिटरेचर था वो कितना रिच था। आप देखेंगे कि हमारे जितनी भी पुरानी किताबें हैं, उन सब किताबों में ऐसे नहीं लिखे हुए, यानी कि निबंध के फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ है, सब कविता के फॉर्मेट में लिखे हुए हैं। इसका कारण ये है कि कविता हमें इजीली याद हो जाती है, हम पढ़ते हैं क्योंकि उसमें राइमिंग वर्ड्स भी होते हैं और कई सारे ऐसी चीजें होती है कि कविता याद करना आसान होता है, वहीं निबंध याद करना मुश्किल होता है। इसलिए हमारा जितना भी साहित्य है, जितना भी लिटरेचर है, वो पूरा पूरे पोएट्री के फॉर्म में हुआ करता है, यानी कि कविता के फॉर्म में हुआ करता है। और यहाँ तक कि जो मैथमेटिक्स की भी प्रॉब्लम हुआ करती थी, वो सारी भी श्लोक या दोहे या चौपाई के फॉर्मेट में ही हुआ करती थी। और हमको ये जान के गर्व होना चाहिए कि जो हमारी महाभारत है, वो इस पूरे विश्व की सबसे बड़ी पोयम है, सबसे बड़ी कविता है, विद 1.8 मिलियन वर्ड्स। तो ये हमारे लिए एक प्राउड की बात होनी चाहिए कि महाभारत इतनी बड़ी पूरी की पूरी एक पोयम है, एक कविता है। और बात की जाए इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की, तो जो हमारा ये अभी तक मैंने बात करी कि कैसे कैसे एजुकेशन सिस्टम था। अब उस एजुकेशन सिस्टम में किस तरीके की पढ़ाई होती है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी सवाल हुआ करते थे और जितने भी सिलेबस हुआ करता था उस समय के एजुकेशन सिस्टम का, वो पूरा हमारी बुद्धि को बढ़ाता था विद्या के साथ साथ। आज की तारीख में हम देखते हैं कि इंसान बहुत ज्ञान अर्जित कर लेता है, बहुत विद्या अर्जित कर लेता है, लेकिन फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज में लग जाता है। तो इसका यहाँ पर ये नहीं है कि एजुकेशन के कारण ये हो रहा है। ओसामा बिन लादेन भी बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन उसने क्या किया, टेररिज्म ही ना। तो इसी तरीके से देखा जाए तो पुराने जमाने में सिर्फ शिक्षा नहीं, शिक्षा के साथ साथ दीक्षा, यानी कि विजडम, सही गलत में डिफरेंस में हुनर होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो वो दीक्षा, शिक्षा और साथ ही बुद्धि, इन तीन चीजों पर पहले ध्यान दिया जाता था। आपका इंटेलेक्ट कैसा है, आपका विजडम कैसा है और आपका नॉलेज कैसा है। इस बात को प्रूव करने के लिए मैं आपके सामने दो क्वेश्चन लाना चाहूंगा। एक ये क्वेश्चन बौधायन शिल्प सूत्र का है, जो कि आज से 3300 साल पुराना था। उसमें ये सवाल दिया हुआ है कि ये जो आप सामने आपकी स्क्रीन पे एक स्क्वायर देख रहे हैं, इस स्क्वायर को आपको एक सर्कल में कन्वर्ट करना है। लेकिन कंडीशन ये है कि जो एरिया है इस स्क्वायर का और उस सर्कल का वो सेम रहना। अब आप कैसे करेंगे ये आप थोड़ी देर में, या बताए थोड़ी देर बाद मैं खुद आपको इसका जवाब बताऊँ। दूसरा सवाल ये है, ये सवाल मेरे ने बताया था, जो उनको उनके मास्टर जी ने क्लास थर्ड में पढ़ा था। यानी कि आप इस सवाल से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम थर्ड क्लास में भी किस तरीके का हुआ करता था, करीबन आज से 50 साल पहले की बात। दो दोस्त थे, उन दोनों ने सोचा कि चलिए पार्टी की जाती है। किस चीज की पार्टी करें,
तो बोले लड्डू की पार्टी कर लेते हैं। तो पहला दोस्त लेकर आया 5 लड्डू और दूसरा दोस्त लेकर आया 3 लड्डू। वो लड्डू खाने ही वाले थे, इतने में उनकी एक दोस्त वहां पर आ गई। अब क्या करते, दोस्त थी, तीनों ने मिल के लड्डू खा लिए, यानी कि 8 लड्डू उन तीनों ने अपने आप में मिल बांट के खा लिए। जब उस दोस्त ने लड्डू खा लिए तो जाते जाते वो इनको 8 रुपए देकर चली गई। अब जो पहला दोस्त 5 लड्डू लेकर आया था, उसने बोला कि मैं 5 लड्डू लाया था, तो 3 लड्डू लेकर आया था, इस 8 रुपए में से 5 रुपए मुझे दे, 3 रुपए तू रख। वहीं तो 3 लड्डू लाया था, वो ये बोलता है कि लेकिन उसने तो बराबर बराबर लड्डू खाए, सभी ने बराबर लड्डू खाए, इसलिए 4 रुपए तू रख, 4 रुपए मैं रखता हूँ। अब उनके बीच में ये डिस्प्यूट होने लगा। अब इस डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए वो अपने गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने क्या किया, इनको पूरी समस्या समझाई, और जो दोस्त 5 लड्डू लाया था उसको 7 रुपए दे दिए, और जो दोस्त 3 लड्डू लाया था उसको सिर्फ 1 रुपए दिए और घर भेज दिया। दोनों शिष्य थे, वो भी खुशी खुशी और सेटिस्फाई होकर अपने घर चले गए। अब इस समस्या में मैंने आपको समस्या भी बता दी, इसका समाधान भी बता दिया। बस अब आपको ये बताना है कि ऐसा क्यों, यानी कि 5 लड्डू और 3 लड्डू में से 7 रुपए और 1 रुपए का डिवीजन क्यों किया उन गुरुजी ने, और ये चीज सही है। इस बात का भी जवाब आप कमेंट में बता सकते हैं, नहीं तो मैं कुछ समय बाद आपको जवाब बता ही दूंगा। अब एजुकेशन के बाद हम बात करते हैं कुछ मिसलेनियस चीजों की, जो कि हमारे प्राचीन भारत में हुआ करती थी। सबसे पहले बात की जाए वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, महिला सशक्तिकरण के बारे में। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि माता सीता का भी स्वयंवर हुआ था। स्वयंवर मतलब खुद की मर्जी से वर सिलेक्ट करना। ये स्वयंवर किस तरीके से हुआ करते थे, शास्त्रार्थ के बेसिस पे। शास्त्रार्थ मतलब डिबेट, और डिबेट होती थी वेद, पुराण, शास्त्र, सूत्र, इनके। सीधी सी बात है, यदि कोई महिला अगर शास्त्रार्थ करके अपना वर्ड सिलेक्ट कर रही थी, तो उस महिला के पास तो उतना है हाई लेवल का एजुकेशन होगा, तभी वो शास्त्रार्थ कर रही है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारी को पूरा अधिकार था अपना वर्ड सिलेक्ट कर, पूरा एजुकेशन दिया जाता था कि किस तरीके से कोई शास्त्रार्थ करे और अपने ही इंटेलेक्चुअल लेवल का हस्बैंड सिलेक्ट करे। कुछ मैं महिलाओं का नाम लेना चाहूंगा जो कि पुराने समय में थी, जैसे कि माता लोपामुद्रा। इन्होंने ऋग्वेद के कुछ श्लोक लिखे हुए हैं, कई लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन ऋग्वेद एक दिन में नहीं लिखा गया था, बहुत समय तक उसके श्लोक लिखे गए, और बाद में वेद व्यास ने सभी वेदों को 4 वेदों में डिवाइड किया था। बाकी वेद उससे भी पहले करते थे, तो उससे पहले ऋग्वेद के जो श्लोक वो माता लोपामुद्रा ने लिखे थे। अब सीधी सी बात है, कोई अगर श्लोक लिख रहा है तो वो एजुकेटेड तो हो गई, और उतना हाई लेवल इंटेलेक्ट होगा कि तब जाकर कोई श्लोक लिख रहा है, वो भी वेदों में। फिर माता सीता की बात की जाए, तो माता सीता बहुत कम लोगों को पता है कि राजा जनक की जो राजपाट था उसमें माता सीता भी उनकी मदद किया करती थी। उनको अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, इन सभी के बारे में अटूट ज्ञान था। और वो ये सब ज्ञान कहाँ से आया, एजुकेशन से, यानी कि फीमेल एजुकेशन उस समय भी था। माता अनुसुईया, इनका नाम आपने सुना होगा, मंदाकिनी नदी जो है, बहुत समय पहले की बात है, मंदाकिनी नदी नदी जो थी वो सूखी हुई थी। इन्होंने वहां पे उसका पूरा जियोग्राफी को समझा, और उसको बनाते हुए इस तरीके से लाई कि मंदाकिनी नदी फिर से बहने लगी, और वहां पे पानी और वहां की फसल सही हो गई। मतलब वहां 10 साल तक सूखा पड़ा था। ये थी माता अनुसुईया। कामाख्या देवी आप जानते होंगे, हम आसाम में गुवाहाटी में कामाख्या माता का मंदिर है, उनकी हम पूजा करते हैं। इसी तरीके से जो शक्तिज्म है, शक्तिज्म यानी कि जिसमें हम माता जी की पूजन करते हैं, तो हमारे प्राचीन भारत में शक्ति यानी कि एनर्जी को एक फीमेल के फॉर्म में, यानी माता जी के फॉर्म में माँ मान के हम पूजन किया करते थे, और माँ की नजर से ही हम सभी को देखा करते थे। इतनी इज्जत, इतना राइट्स, इतनी लिबरल हमारी सोसाइटी उस हुआ करती थी महिलाओं के लिए। तो जो भी इंसान हमसे ये कहता है कि प्राचीन भारत में महिलाओं के साथ बुरा हुआ करता था, ये बात सरासर झूठ है। उस आई थिंक कनेक्शन लॉस्ट हो गया है, बस थोड़ी देर में कनेक्ट हो जाएगा। प्लीज हमारे साथ बने रहिए। काफी अच्छी इंफॉर्मेशन दी जा रही है भावेश के द्वारा, और काफी रिसर्च करके उसने ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। काफी लोग नहीं जानते हैं इस इंफॉर्मेशन के बारे में, तो आप हमारे साथ बने रहिए। बस कुछ ही देर में वो हमसे कनेक्ट हो जाएंगे।
अगर आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एंशियंट हिस्ट्री के बारे में, कि कैसे उस समय लोग अपने कार्य करते थे, कैसे लॉस थे। तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको पीपीटीज की रिक्वायरमेंट है, अगर आप कुछ स्किप हो जाता है तो हम आपको पीपीटीज भी शेयर करेंगे, और आपके साथ ये रिकॉर्ड वीडियो भी शेयर करेंगे। अगर कोई स्किप बाई चांस, अगर कोई कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है। हेलो। बस कुछ ही देर में भावेश हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। नेटवर्क इशू तो सबकी दिक्कत है, तो आप थोड़ा पेशेंस रखें और हमारे साथ बने रहिए। जब तक भावेश जी जुड़ते हैं तब तक उनने जो दो सवाल पूछे थे, आप उसका जवाब सोच सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, तो मैं उन तक आपका आंसर पहुंचा दूंगा। सॉरी फॉर डिले। हेलो। हेलो। शुभम, अब आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ हाँ भावेश, यू आर ऑडिबल। जी शुभम। हाँ, आई एम सॉरी, वो नेटवर्क। थोड़ा सा नेटवर्क ग्लिच हो गया था। हाँ, कोई इशू नहीं है, कोई बस इशू एक नहीं मिनट है, स्क्रीन शेयर हो रही है, तो मैं विमान की बात या वापस से कंटिन्यू करूंगा। या जब तक स्क्रीन आती तब तक मैं आपको बता। आ गया, बहुत बढ़िया। कि प्राचीन भारत में किस तरीके से विमान हुआ करते थे। एक तो वैमानिक शास्त्र में, जो कि महर्षि भारद्वाज ने रामायण जी के समय लिखी थी, और एक सम्रांगण सूत्रधार जो कि राजा भोज ने लिखी थी। राजा भोज यानी वही जिनके नाम पे आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का नाम रखा गया है, जिसको पहले भोजपाल बोलते थे, ये वही राजा भोज है। तो इन दोनों के इन शास्त्रों में कई विमानों का वर्णन है। उन कुछ विमानों में से मैं कुछ विमान की तस्वीर आपके सामने ला के रखना चाहता हूँ। जैसे कि रुक्म विमान, सुंदरा विमान, शकुन विमान, त्रिपुरा विमान और पुष्पक विमान के बारे में तो हमने सुना ही। तो ये जो चार तस्वीरें हैं, ये उन्हीं विमानों का पूरा एक प्रोटोटाइप बनाकर मैंने आपके सामने रखी है। अब इस बात को हो सकता है आप मजाक में ले, तो इसका एक और सबूत देने के लिए मैं आपको शिवकर बापूजी तलपड़े के बारे में बताना चाहूंगा। इनके ऊपर एक पिक्चर भी बनी थी, हवाई ज्यादा, जिसमें आयुष्मान खुराना और मिथुन चक्रवर्ती थे। तो जो मिथुन थे, उन्होंने शिवकर बापूजी तलपड़े का रोल किया था। और ये एक सच्ची घटना, एक सच्ची कहानी है। बात है सन 1895 की, यानी कि जब राइट ब्रदर्स ने पहला विमान बनाया था, उससे करीबन 8 साल पहले की। आज हमसे किसी से भी कोई पूछे कि विमान किसने बनाया था पहला विमान, तो सब बोलते हैं राइट ब्रदर्स ने। जबकि सच्चाई ये है कि उनके 1903 से 8 साल पूर्व, यानी कि 1895 से एक ऑलरेडी एक विमान शिवकर बापूजी तलपड़े ने बनाया था। और इस विमान की खासियत यह है कि इसमें इंसान नहीं था, मानव रहित था, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप कह सकते हो उसको आज की भाषा में। मानव रहित विमान बनाया था इन्होंने। और इन्होंने इसमें मदद ली थी पंडित सुबराय शास्त्री की। इन दोनों ने मिलकर, यानी पंडित सुबराय शास्त्री और शिवकर बापूजी तलपड़े ने साथ मिलकर वैमानिक शास्त्र को इंटरप्रेट किया, जो कि वो संस्कृत में था। तो दोनों ने मिलकर उसको इंटरप्रेट किया, उसको समझा,
और उसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उन्होंने एक विमान बनाया और इस विमान को उन्होंने बंबई में उड़ाया था। और उस बंबई में उड़ाते समय उसके कई सारे विटनेसेस थे, कई सारे लोग वहां पे मौजूद थे। ये विमान करीबन 1500 फीट की ऊंचाई तक भी गया था। और इसके विटनेसेस में दो जो सबसे इंपॉर्टेंट लोग थे वो है एक महाराजा सयाजीव राव गायकवाड़, जो कि तृतीय, जो बड़ौदा के राजा थे उस समय, और एक न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रनाड़े, जो कि बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस हुआ करते थे उस समय। तो ये दोनों वो बड़ी हस्तियां भी मौजूद थी जब इनका बनाया हुआ विमान 1500 फीट की ऊंचाई तक गया था। अब सवाल मन में ये आएगा कि अगर इतने समय पहले इन्होंने विमान बना दिया था तो राइट ब्रदर से पहले उसको क्लेम कर लेते और अपने नाम पे सारी चीज ले लेते, सब चीज सही हो जाती। पर यहाँ पर एक चीज ये दिक्कत ये हुई कि चूंकि उस समय ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था तो फाइनेंशियल इश्यूज भी बहुत थे, इनके पास पैसे की थोड़ी कमी थी। तो ब्रिटिशर्स ने इनको कहा कि हम तुम्हें पैसे देंगे, हम तुम्हें फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेंगे, बदले में तुम इसका प्रोटोटाइप हमें दे दो इस विमान का। तो इन्होंने अपना जो पूरा सिस्टम था, जो पूरी प्लानिंग थी, ब्लूप्रिंट, वो उन्होंने ब्रिटिशर्स को दे दिया कुछ रुपयों के बदले में। पर बाद में पता चला कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ना इनको रुपए दिए, ना इनको उस बात का क्रेडिट दिया, उन्होंने वो डिजाइन चुराकर अपने देश लेकर गए। और इस तरीके से जो हमारे भारत का बना हुआ डिजाइन था वो राइट ब्रदर्स के पास पहुंचा या ना पहुंचा वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो अब राइट ब्रदर्स से 8 साल पूर्व ही विमान बनाकर उड़ा चुके थे शिवकर बापूजी तलपड़े। और एक थ्योरी ये भी कहती है कि यही जो डिजाइन है, यही डिजाइन नाजिस यानी कि हिटलर के पास भी गया था, जिससे उसने एक मिस्टीरियस मशीन बनाई थी जिसको आज की भाषा में नाजिस बेल बोलते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है उसको आप अगली तस्वीर में देख सकते हैं। ये जो आपके सामने तस्वीर है ये है उस नाजिस बेल की, जो कि शिवकर बापूजी तलपड़े के विमान के कुछ समय बाद हिटलर ने बनाया था। और इस बेल का डिजाइन यदि आप देखें नाजिस बेल का, तो रुकमा विमान जो मैंने उन 4 विमानों में से एक बताया था उसकी डिजाइन से पूरा मिलता जुलता है। और सबसे ताज्जुब की बात ये इस विमान की खासियत ये थी कि ये हवा में स्थिर रह सकता था और स्थिर रहकर अदृश्य दिखता था। यानी कि आज अगर आसमान में बहुत ऊपर एक कोई सा विमान एक जगह पर स्थिर रहता है बहुत देर तक, तो हमें वो विमान दिखाई नहीं देगा। और यही खासियत थी रुक्म विमान की, जो कि मर्क्यूरी से चलता था। कोई प्रोपेलर्स नहीं हुआ करते थे, मर्क्यूरी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती थी और जिससे एंटी ग्रेविटी बनती थी, और उसके कारण ये विमान ऊपर उठा करता था और आगे भी बढ़ा करता था। तो ये थी कहानी विमान जो भारत में, प्राचीन भारत में हुआ करते थे, उसका प्रमाण मैंने आपको दिया है। और इसी तरीके के कई सारे और भी विमान हमें मेंशन मिलेंगे। और सिर्फ विमान ही नहीं, एक पायलट को किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए, विमान चलाने से पहले क्या क्या उसको खाना चाहिए, किस तरीके से विमान उड़ाना चाहिए, पूरा उसका जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो भी हमारे प्राचीन भारत पहले से ही डिफाइंड था। अब आगे बात करते हैं, मिसलेनियस बात हो गई। अब उन दोनों सवालों पे वापस आते हैं। यदि आप कमेंट बॉक्स में उसका जवाब नहीं दे पाए तो मैं आपको उन दोनों का जवाब देता हूं। जो बोधायन शुल्ब सूत्र का सवाल था, यानी कि इस स्क्वायर को सर्कल में कन्वर्ट करना है जिसमें उसका एरिया कांस्टेंट रहे, तो उसका तरीका यह है कि पहले इस स्क्वायर के बाहर एक सर्कल बनाया जाए, जैसे कि मैंने ये बनाया, और एक लाइन खींची जाए इसके मिड पॉइंट उस सर्कल तक, और उस लाइन पे 3 पॉइंट्स बनाए जाए, ए, बी और सी। पॉइंट्स कुछ इस तरीके से हो कि जो बी और सी का डिस्टेंस है वो ए और सी का 1/3 होना चाहिए। यानी कि जो बी पॉइंट है वो 1/3 पॉइंट पे होना चाहिए ए और सी लाइन पर। अब जो ये बी पॉइंट है, बस यहां पर से आपको एक सर्कल बनाना है, और ये जो सर्कल होगा इसका एरिया इस स्क्वायर के एरिया के बराबर हो। आज की तारीख में ये चीज भले ही नॉर्मल लगे, लेकिन बोधायन शुल्ब सूत्र में आज से 3700 साल पहले ये प्रॉब्लम दी गई थी मैथमेटिक्स की। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं तरीके से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो इतना आगे पहुंचा हुआ था आज से कई सालों पहले। और आज हम कहते हैं कि लॉर्ड मैकॉले ने हमको आज का एजुकेशन दिया, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। और फिर बात करते हैं उस दूसरे सवाल की, कि वो जो दो दोस्त थे, एक 5 लड्डू लाया था, एक 3 लड्डू लाया था। 5 लड्डू वाले को 7 रुपए मिल गए और 3 लड्डू वाले को 1 रुपए ही मिला, तो ऐसा क्यों? देखिए, जब 5 और 3 लड्डू मिले तो बन गए 8, और खाने वाले थे 3, तो हर एक 8 लड्डू को, हर लड्डू को 3-3 भाग में बांटा गया। तो कितने भाग हो गए हमारे पास? 24 भाग। अब हर एक 24 भाग में से 8-8 भाग तीनों ने खा लिए, तो बराबर हो गए 8 या 24, 8 भाग तीनों ने खा लिए। अब जब 8 भाग खाए तो जो इंसान 3 लड्डू लेकर आया था उसके जब 3 टुकड़े हुए तो टोटल 9 भाग उस 3 लड्डू से बने, और उस 9 भाग में से 8 भाग तो वो खुद खा गया, यानी कि बचा 1 भाग जो दूसरे ने खाया। और जो इंसान 5 लड्डू लेकर आया था उसके जब 3 भाग हुए तो हो गए टोटल 15 भाग।
उस 15 भाग में से 8 उसने खाए और बचे 7, 7 उस तीसरी फ्रेंड ने खाए थे। यानी कि 5 लड्डू लाने वाले के 7 भाग और 3 लड्डू लाने वाले का सिर्फ 1 भाग उस तीसरी ने खाया था। इसलिए 7:1 के रेशियो में उस 8 रुपए को डिवाइड किया जाए। अब अभी ये परेशानी आपको बहुत आसान लगी होगी इसका सवाल जवाब सुनने के बाद, लेकिन सोचिए ये जो सवाल है ये क्लास 3rd में मेरे दादाजी को पूछा गया था। ये उनके सिलेबस का पार्ट था, जो कि आप सोच सकते हैं कि तीसरी कक्षा में जहां हमको आज भी एबीसीडी और ये सब पढ़ाया जाता है, वहां इस टाइप के इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तो सोचिए उस जमाने की चौथी कक्षा तीसरी कक्षा के बच्चों का भी क्या लेवल हुआ करता था। अब सवाल ये आता है कि अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना ही अच्छा था, हमारे पास इतने सारी उत्कृष्टताएं थी, तो उनका हुआ क्या, हमने उनको कैसे खोया। तो उसके लिए मैं आपको कुछ एक इंसिडेंट्स बताना चाहूंगा लाइन से। सबसे पहले तो जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज थी, उनको जो बाहर से आए फॉरेन इन्वेडर्स, उन्होंने उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी, मथुरा, इन सबको किन किन लोगों ने, जिसमें आपको सबसे ज्यादा नाम दिखेगा बख्तियार खिलजी। जब मुगल्स आए तो इन्होंने हमारी, उनका सीधा से कहना था कि जहाँ पे उनके ग्रंथ नहीं है उस पाठशाला में कोई मतलब नहीं है, वो पाठशाला पढ़ाई की हो ही नहीं सकती। इसी नाम पे उन्होंने हमारी सारी यूनिवर्सिटीज जला दी, यहाँ पे लाइब्रेरी भी जला दी। आपको जान के ताज्जुब होगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी थी, मात्र उसमें ही 9 मिलियन यानी कि 90 लाख से ज्यादा हस्तलिपि थी। तो और उसको पूरा तरीके से जलने में 6.5 महीने लगे, और इस बीच ना उसको जलाने से बचा पाए ना कुछ कर पाए, बस जलते हुए देख पाए। उसमें से जो कुछ ग्रंथ बचे हैं, उन कुछ ग्रंथों को मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया है। तो आप सोच सकते हैं अगर ये बस उनका एक एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, तो जो 6.5 महीने तक किताबें जलती रही, उनमें तो क्या ज्ञान होगा, आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। फिर इसके बाद उन्होंने क्या करा, जब हमारी यूनिवर्सिटीज तबाह कर दी, लाइब्रेरीज तबाह कर दी, फिर उन्होंने सोचा फिर भी जो कुछ चीजें बची है, इसका ज्ञान तो लोगों के पास तक जाएगा। तो उन्होंने टारगेट किया संस्कृत लैंग्वेज को, क्योंकि सारे जो हमारी बुक्स थी वो सब संस्कृत में हुआ करती थी। अब अगर संस्कृत ही हमें नहीं आएगी तो वो किताबें भी किसी काम की नहीं होगी, एक सिर्फ कागज का एक बंडल बन के रह जाएगी। तो इसलिए उन्होंने संस्कृत को फिर अटैक किया। और फिर जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 में जो लॉर्ड मकोले लेकर आए थे, उसके बेसिस पे उन्होंने जो उस समय का एजुकेशन सिस्टम था, जो मैंने आपको अभी बताया, मंदिर में, गुरुकुल, पाठशाला, मठ्स में, इन सब में जो एजुकेशन सिस्टम था, उन सबको अफेक्ट करते हुए एक नया पैरेलल उन्होंने एजुकेशन सिस्टम शुरू किया, जो कि सिर्फ इंग्लिश का था। और इसके पीछे उनका कोई अच्छा उद्देश्य नहीं था। बात ये थी कि जब अंग्रेज यहाँ पर आए, उनको लोगों की जरूरत पड़ी जो कि समझदार थे, जो उनका काम कर सके। पर अगर वो उनके ही एरिया से यानी कि ब्रिटेन से ही लोगों को लेकर आते जो कि जिनको इंग्लिश आती है, तो वो बहुत ही महंगा पड़ता, उनका रहना खाना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई होता। इसलिए उन्होंने यहाँ पे जो मौजूद लोग थे उनको ही इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया। लेकिन इस बात को उन्होंने बराबर दिमाग में रखा, उनका एजुकेशन इतना ज्यादा भी ना हो जाए कि वो ब्रिटिशर्स पे ही भारी पड़ने लग जाए। इसलिए उन्होंने हमको एक कमजोर सा लेकिन इंग्लिश मीडियम एजुकेशन दे दिया, ताकि हम उनका काम करते रहे। और इस इंग्लिश मीडियम एजुकेशन से क्या हुआ कि एक तरीके से डिवीजन भी क्रिएट हो गया, इंग्लिश स्पीकर्स और नॉन इंग्लिश स्पीकर्स। जो इंग्लिश स्पीकर्स हुआ करते थे, जो इंग्लिश बोलना जानते थे, वो इन नॉन इंग्लिश स्पीकर्स को थोड़ा अलग तरीके से ट्रीट करने लगे। तो इस तरीके से भारत को भी उन्होंने 2 भाषाओं में डिवाइड करना शुरू कर दिया था। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारी चीजों को टारगेट किया गया था। अब इसके बाद मैं अपनी भाषा को विराम देना चाहूंगा। बस एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इसका मैं एक ओपन एंडिंग दे रहा हूं कि आप लोगों को क्या लगता है कि किस तरीके से हमारे भारत की जो ये उत्कृष्टताएं थी, यानी कि जो भी एक्सेलेंसेस थे, उनको हम किस तरीके से वापस अपना सकते हैं, किस तरीके से हम वापस उन सब चीजों को जी सकते हैं और उन सब चीजों को अमल कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको कुछ भी इस चीज से रिलेटेड आज नहीं आगे भी कभी भी कुछ भी डाउट हो, तो आप मुझे इनमें से किसी भी जगह पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओवर टू यू शुभम। Thank you so much, Bhavesh. I think you have cleared every point regarding ancient history, and thank you so much for sharing this valuable information. I think आज भावेश की वजह से लोगों को इंडिया के बारे में इतना अच्छा कुछ पता चला कि इंडिया में भी बहुत सारी खोज हुई, लेकिन उन खोजों को चुरा लिए, जो खोज हुई उनको चुरा चुरा लिया गया और विदेश ले जाके उनने अपना नाम ले लिया। लेकिन इस जो एंशियंट हिस्ट्री में हमारे जो बहुत सारे महात्मा साधु, जिन लोगों ने बहुत सारी हमारी संस्कृति और बहुत सारी चीजें लिखी जो हमारे काम आ रही हैं, मेरे हिसाब से कि मैं तुम्हारे लिए भावेश तेरे लिए क्वेश्चन प्रिपेयर करके लाया था।
लेकिन सारे क्लियर हो चुके हैं मेरे जी हिसाब से। मेरे हिसाब से पूरी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, तुमने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। और ऑडियंस की तरफ से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया कि ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन काफी काम आएगी सब लोगों के लिए। तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। और सेशन को एंड करने से पहले मैं आपसे कुछ सजेशन मांगूंगा अपनी फाउंडेशन के लिए कि आपका क्या फीडबैक है, क्या हम कुछ और अच्छा कर सकते हैं। शुभम, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, क्या आप रिपीट कर सकते हैं प्लीज? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो हमारा फाउंडेशन वेबिनार सीरीज चला रहा है, इसके बाद हम क्या चीजें और नई ला सकते हैं ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, और अच्छी से अच्छी जानकारी देने के लिए लोगों को, क्योंकि आजकल लोग ज्यादा रिसर्च नहीं करते हैं मेरे हिसाब से। और रिसर्च करने वाले कुछ ही लोग हैं, तो हम जो रिसर्च करने वाले कुछ लोग हैं उनको हम सबके सामने लेके आ रहे हैं, और जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो आपका क्या फीडबैक है फाउंडेशन के लिए, और क्या चीज हम नई चीज कर सकते हैं आने वाले समय में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपके फाउंडेशन को, जिसने मुझे बोलने का आज मौका दिया है। इसी के साथ एक बहुत ही अच्छी बात मुझे आपके फाउंडेशन की ये लगी कि ज्ञान तो हर जगह मिल जाता है। आप आज देखेंगे तो इस लॉकडाउन में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको ज्ञान से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मिल रही होगी। लेकिन जो चीज आपकी वेबसाइट, आपका जो फाउंडेशन है वो लेकर आ रहा है, वो अपने आप में बहुत यूनिक है। जैसे कि मैंने आपका और आगे का ब्रोशर देखा था, उसमें आप कई सारे जैसे कि क्रिकेटर्स और इसी टाइप के कई सारे अलग अलग प्रोफेशन से लोगों को लेकर आ रहे हैं, ताकि हर एक उस प्रोफेशन वाले को उसके स्पेशलाइजेशन का फायदा मिल सके। यानी कि कोई अगर क्रिकेटर बनना चाह रहा है तो वो किस तरीके से बन सकता है, ये बात कहीं और नहीं मिल सकती, सिर्फ आपके फाउंडेशन पे मिल सकती है। थैंक यू। हेलो। भावेश, एम आई ऑडिबल टू यू? I think there is some network issue from the Bhavesh end. We will get back to you. अगर आपको हमारा वेबिनार आज का अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको अपने फीडबैक दे सकते हैं, जिससे हमको और मोटिवेशन मिले और हम लोग और आपके लिए वेबिनार लेके आए। आई थिंक भावेश इज कनेक्टिंग। तो मैं वही कहूंगा कि अगर आपको ये वेबिनार अच्छा लगा हो और आगे भी हमारे वेबिनार्स आप देखना चाहते हो तो शायद कृपया शुभम, करके मैं माफी चाहूंगा कि मेरा इंटरनेट वापस से कट गया था। यदि किसी को कोई सवाल हो तो शुभम, अगर मेरी आवाज आ रही है तो कृपया कर मुझे वो सवाल बताएं, या तुम्हारे मन में भी कोई सवाल हो तो मुझे बताएं। मेरे हिसाब से कि आपने तो सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। और बस एक ऑडियंस से एक क्वेश्चन आया है। आप विजिबल नहीं है भावेश? हेलो। 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 आई थिंक देयर इज अ कनेक्शन इशू। वी आर एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग अस, फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। खुद इन सवालों को या कमेंट्स को एक बार लेते हैं। हेलो। आई थिंक भावेश ने कनेक्ट कर वेरी लिया है। इंफॉर्मेटिव। 1 मिनट का सेशन और है, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। इसका एनी आइडिया? दे चुका हूँ। यदि आपको वापस भावेश,
You are not क्वेश्चन चाहिए audible. तो आप comment कर सकते हैं। देखिए भगवान ने इस धरती